नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। ये जो एक 3 एपिसोड का एक कार्यक्रम मैं बनाने वाला हूं, एक एपिसोड आप पहले देख चुके हैं। आज आपका स्वागत है इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में, जहां पर मैं आपको सुना रहा हूं भारत में जजों की नियुक्ति का जो मामला है, भारत में जजों की नियुक्ति का जो पूरा एक प्रक्रिया, एक विवाद चला आ रहा है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह प्रक्रिया जो है ये कैसे बनी, इस प्रक्रिया ने अलग अलग स्वरूप जो है वो कैसे लिए, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछला एपिसोड जो आपने शायद देखा होगा, उस एपिसोड में मैंने आपको आजादी के समय से इंदिरा गांधी का जो समय था 1977 तक का समय, एक तरह से आप कह सकते हैं 1977 तक का समय जो है वो मैंने कवर करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि भाई उस समय किस तरह से न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक शक्ति का संघर्ष लगातार चलता रहा। जवाहरलाल नेहरू के समय में उतना ज्यादा नहीं चला, और देखा जाए तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के बाद, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल बहुत ही छोटा था, तो इस कारण से जो दूसरी प्रमुख प्रधानमंत्री भारत की रही उस समय वो इंदिरा गांधी रही। और इंदिरा गांधी ने किस तरह से एक पूरा युद्ध का ऐलान जैसा कर दिया था न्यायपालिका पर, और इस युद्ध में आखिरकार शक्ति का संतुलन अलग अलग जगह जाता रहा। पिछली बार हमने ये कहानी जहां पर खत्म की थी, वहां पर इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हार गई थी, आपातकाल हट गया था, इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो सत्ता से बाहर हो चुकी थी और भारत में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो अब क्या इस जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद क्या हम ये मान सकते हैं कि न्यायपालिका और सरकार के बीच का ये जो विवाद था ये रुक जाएगा, या ये विवाद कुछ अन्य शक्ल लेकर किसी अन्य तरीके से वापस आएगा? तो आज की जो यात्रा है उसमें हम मोरारजी देसाई के समय से हम उसको शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम धीरे 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 जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जहां पर समाप्त हुई 2014 में, वहां तक हम इस कहानी को लेकर जाएं। तो आज की कहानी में आपको कई सारे बड़े इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत सारे ऐसे नई चीजें आपको बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होंगी, और जिसके माध्यम से हम, ये वही टाइम है जहां पर आजकल हम जजों की नियुक्ति जिस तरह से करते हैं, वो पूरी प्रक्रिया का जन्म जो है वो इसी काल में होगा, इसी पीरियड में होगा। तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी नई चीजें समझ में आएंगी। लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी की सहायता से करना चाहते हैं तो हमारे हिंदी माध्यम के बैचेस जो हैं, प्रारंभ बैच और संभव बैच, दोनों शुरू हो चुके हैं 2026 और 2027 के लिए। बाइलिंगुअल के लिए हमारे मंजिल, आगाज और नींव बैच शुरू हो चुके हैं 26, 27 और 28 के लिए। एंड फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड विद अवर इग्नाइट बैच फॉर यूपीएससी 2026। तो आपको इनमें से जिस भी बैच से जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, और अगर इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेते हुए आपको कोड लगाना है अतुल जैन, बस इतना करना है, अतुल जैन कोड लगाना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो भाई आप जो है पूरी तरह से हमारे किसी भी बैच का फायदा उठा पाएंगे, किसी भी बैच से आप लाभान्वित हो पाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। अपनी तैयारी को, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी एकदम सटीक तरीके से आपकी यहां पर हो पाएगी। प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको यहां पर कवरेज में प्रदान की जाएंगी। अगर आप जो है 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, जो कि अब चंद दिन दूर है केवल, और आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप जो है हमारी इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। 13 से 15 तारीख तक हमारे जीएस के टेस्ट हैं 9:30 बजे, 16-17 तारीख को हमारे जो है सीसैट के टेस्ट हैं दोपहर 2:30 बजे, और 18 तारीख को हमारी क्या है, ग्रैंड रिहर्सल है। यानी कि सुबह को जिस तरह से यूपीएससी का कैलेंडर होता है, सुबह जीएस का टेस्ट है, दोपहर में सीसैट का टेस्ट है, यही आपके यूपीएससी एग्जाम के भी टाइमिंग्स होते हैं। तो इसकी पूरी तैयारी आपको मिलेगी, पूरी रिहर्सल जिसे कहते हैं ना, वो पूरी रिहर्सल आपको मिल जाएगी। ये रिहर्सल जरूर करिएगा, सबको करनी है। अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तब तो आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है, इसके बिना आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो सकती। एग्जाम में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस की तैयारी, उससे कोप करने की तैयारी आपको इन्हीं रिहर्सल से मिलती है। इसके अलावा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट हो रहा है 18 तारीख को
सुबह 11 बजे है, शाम को 5 बजे है। तो भाई जो भी समय आपको सूटेबल मिले, जुड़ना है। बहुत ही सारे आकर्षक पुरस्कार हैं, और पुरस्कार ठीक है, चलिए पुरस्कार तो आपको मिल सकते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन इसके अलावा यार यूपीएससी की तैयारी अगर आपको करनी है तो तमाम तरह के टेस्ट देने की आदत डाल लीजिए। मैंने ऐसा बहुत देखा है कि बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करते रहना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देना चाहते। यह मेरी समझ के परे है, आपकी भी समझ के परे होना चाहिए। पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो, तैयारी हो या ना हो, टेस्ट 100% देना है। टेस्ट देने में कोताही करोगे तो कभी ढंग से तैयारी नहीं कर पाओगे। यह बिल्कुल कार्डिनल प्रिंसिपल है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसको याद रखिए, जितने मैक्सिमम हो पाए उतने टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए साहब, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस तैयारी को। क्षमा कीजिएगा, एक बार इसको एक काम करते हैं, हाँ, एक न्यू फाइल के साथ ही अपनी आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था इंदिरा गांधी की सरकार के समय की बात। तो भाई हम सभी जानते हैं 1977 में भारत में नया लोकसभा चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी की हार हुई और भारत में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। थोड़े दिन मोरारजी देसाई की सरकार चली, फिर उसके बाद कुछ समय जैसा कि हम जानते हैं चौधरी चरण सिंह की सरकार चली। अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, बहुत समय नहीं चल पाई। कुल मिला के 2-2.25 साल के आसपास ही इनका कार्यकाल रहा। लेकिन तब भी इस समय इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने जो है जो थोड़े से इंदिरा गांधी ने न्यायिक स्वतंत्रता में दखल देने शुरू किए थे। न्यायपालिका पर इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस तरीके से एक तरह से धावा बोलना शुरू किया था, उस चीज को इन्होंने बदलना शुरू कर दिया थोड़े ही समय में। जैसे इन सरकारों ने क्या किया कि जो वरिष्ठतम जज है वो मुख्य न्यायाधीश एक बार फिर से बनने लगा। जो वरिष्ठतम जज का सिद्धांत था कि भाई सबसे सीनियर जज जो है वही जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, वो वाला सिद्धांत एक बार दोबारा से लागू होने लगा। एक बार दोबारा से भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस जज का नाम देते थे उसको सरकार स्वीकार करने लगी। ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे सरकार और जजों के बीच का जो विवाद है, सरकार और जजों के बीच की जो तनातनी चल रही है, ये तनातनी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। मोरारजी देसाई सरकार जो है उसको कम करने के प्रति काफी गंभीर थी। लेकिन जनता पार्टी की जो सरकार थी, जैसा आपको मैंने बताया, अंतर विरोधों से घिरी हुई थी, बहुत ही राजनीतिक तौर पे अस्थिर थी। बहुत सारी दल जो है उसमें शामिल थे जिनकी राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल मिलती नहीं थी। इंदिरा गांधी को हराने के लिए, परास्त करने के लिए वो एक हुए थे। जो समझ में आता है आपातकाल में जिस तरह के अत्याचार किए गए थे, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, उसके विरोध में ये सब एक हुए थे। लेकिन इस तरह की सरकारों का चलना थोड़ा कठिन होता है। वही हुआ, कुछ समय बाद ये सरकार गिर गई और उसके बाद भारत में हुआ 7वां लोकसभा चुनाव। और 7वें लोकसभा चुनाव में एक बार दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर किसकी वापसी हुई? एक बार दोबारा से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई। एक बार दोबारा से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। हालांकि जब इंदिरा गांधी 77 में हारी थी तो लोग ये कहते थे कि अब शायद इंदिरा गांधी वापस नहीं आ पाएंगी, लोगों को आपातकाल के अत्याचार लंबे समय तक याद रहेंगे। लेकिन एक बात जो है उससे माफ कीजिएगा, हाँ जी, तो भाई आपातकाल जो है, आपातकाल के अत्याचारों को लोग नहीं भूल पाएंगे, ऐसा लोगों को लगता था। ऐसा जो उस समय जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनको लगता था। लेकिन इंदिरा गांधी जो है भाई, ये उनकी खासियत थी कि जो भी लोग अटकलें लगाते थे उन सबको वो गलत सिद्ध कर देती थी। मात्र 2-2.5 साल में लोग आपातकाल के सारे अत्याचारों को ऐसा लगा कि भूल गए और उन्होंने दोबारा इंदिरा गांधी को एक बड़ी विजय देकर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। इंदिरा गांधी जो है दोबारा भारत की प्रधानमंत्री बनकर वापस आई। मिसेस गांधी के प्रधानमंत्री बनकर वापस आने के साथ न्यायपालिका पर जो ये एक उनका शिकंजा कसने की कोशिश थी सरकार की, वो भी वापस आ गई। इस बार इंदिरा गांधी ने क्या किया? एक नया तरीका निकाला। इस बार इंदिरा गांधी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकता बहाल हो। तो इस बार की जो नई इंदिरा गांधी सरकार थी वो क्या कहने लगी कि हम चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना आए। और इस राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि हम हर बार क्या करेंगे? 1/3 हाईकोर्ट जजों का ट्रांसफर करेंगे। हाईकोर्ट जजों का हम ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, और इस स्थानांतरण में सरकार किसी की नहीं सुनेगी।
तो सरकार का जिस जज का मन करेगा उसको उठा के इस हाईकोर्ट से उठा के दूसरे हाईकोर्ट में रख देगी। यह काम सरकार स्वेच्छा से कर सकती है। यह बात इंदिरा गांधी की सरकार ने कही। और बेटा यहां पर लोगों ने क्लियर पैटर्न देखने शुरू कर दिए कि जो भी जज थोड़ा भी सरकार के खिलाफ निर्णय देता था, क्योंकि याद रखिए कि सरकार के खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे हाईकोर्ट में भी जाते हैं ना, तो जो भी जज सरकार के खिलाफ बोला सीधा सीधा उसका ट्रांसफर हो जाता था। मतलब यह एक नई परंपरा भारत में शुरू की गई, वरना आमतौर पे हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर इस तरह से नहीं किए जाते। उनके ट्रांसफर कम होते हैं, एक सिग्निफिकेंट समय गुजारने के बाद, एक लंबा समय गुजारने के बाद उनके ट्रांसफर किए जाते थे। लेकिन यह परंपरा इंदिरा गांधी ने तोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई एक सीधा सीधा सबको नजर आने लगा कि अगर कोई भी जज जो है उसको यह दिखता था कि भाई ये बात एकदम क्लियर है कि अगर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जो है कुछ भी निर्णय दिया तो उसका ट्रांसफर निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। यह बात एकदम स्पष्ट हो गई। अब इस पूरे मामले इससे फिर से जजों में एक बार नाराजगी फैल गई कि यार ये क्या चल रहा है। अब तो आप हमें कभी भी कहीं भी, जैसे आमतौर पे अफसरों के ट्रांसफर किए जाते हैं, ऐसे ही सरकार जजों के भी ट्रांसफर करती रहेगी, फिर तो जज दबाव में ही काम करेंगे। भाई इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते कि देश में ज्यादातर आईएएस आईपीएस अफसर जो होते हैं, जो सरकार के दबाव में काम करते हैं, उन पर दबाव का सबसे बड़ा कारण तो ट्रांसफर ही होता है ना। भाई आप भी आईएएस बनोगे, आप चाहोगे कि आप किसी जिले के कलेक्टर बनो, आप ये थोड़ा ना चाहोगे कि आप किसी मत्स्य बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर बना के बैठा दिए जाओ ना। आप भी नहीं चाहोगे जो ऐसी इंपॉर्टेंट शहर की लाइब्रेरियों के इंचार्ज बना दिया जाए आपको, यार वो आपको पता है उस पोस्ट की कोई महत्ता नहीं है, तो आप भी चाहोगे कि आप इंपॉर्टेंट पदों पर रहो। भाई सबकी इच्छा होती है। तो इसके लिए जो है स्थानांतरण का दबाव हाईकोर्ट के जजों पर भी बनने लगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मुकदमे आए थे और इसको लेकर 1981 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक मुकदमा गया जिसको हम पहला जजेस केस बुलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ऐतिहासिक मुकदमा गया 1981 में जिसको हम बुलाते हैं पहला जजेस केस। तो ये पहला जजेस केस जो है ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। वास्तविकता में इसका जो टेक्निकल नाम है वो एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है, लेकिन इसको हम हमेशा पहला जजेस केस के नाम से जानते हैं। तो जस्टिस पीएन भगवती की अध्यक्षता में जो है ये फिर से सुनवाई शुरू हुई। सवाल फिर से वही था कि जजों की नियुक्ति में प्राइमेसी किसकी होनी चाहिए। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो शब्द है कंसल्टेशन यानी कि सलाह, इस कंसल्टेशन शब्द का मतलब क्या है, यह सुनवाई करी पहले जजेस केस में जस्टिस पीएन भगवती की अध्यक्षता वाली ब्रांच ने। और उसने पहले जजेस केस में क्या किया, सरकार को प्रमुख भूमिका दे दी। यानी कि पहले जजेस केस में यह माना गया कि यार कंसल्टेशन का मतलब जो है वो सलाह ही होता है और सलाह शब्द में ही यह बात निहित है कि वह बाध्यकारी नहीं हो सकती। यार बाध्यकारी अगर है तो आदेश हो गया ना भाई। अगर सलाह, भाई अगर कोई मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप पढ़ो, तो यार मैं तो सलाह दे रहा हूं ना, वो आप पे बाध्यकारी थोड़ा ना है। ये थोड़ा ना है कि मेरी सलाह नहीं मानोगे तो आपको मैं जेल भेज दूंगा या आपको घर से निकाल दूंगा। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो फिर तो वो आदेश हो गया ना, सलाह थोड़ा ना हुई। तो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि यार देखो सलाह का मतलब होता है सलाह, वो बाध्यकारी नहीं है। उसको सरकार को पसंद आएगी तो सरकार मानेगी, नहीं पसंद आएगी तो सरकार नहीं मानेगी। बात एकदम सिंपल है और इसमें जो है यह बात इन्होंने क्लियर कर दी। जस्टिस पीएन भगवती की इस ब्रांच ने यह भी कहा, उन्होंने इस बात को माना कि न्यायिक स्वतंत्रता जो है वो मूल संरचना का हिस्सा है। याद है मूल संरचना केशवानंद भारती केस में आई थी कि न्यायिक स्वतंत्रता जो है ये मूल संरचना तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, यह बात सही है। लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी नहीं है कि न्यायपालिका की नियुक्तियां सरकार ना करे, यह जरूरी नहीं है। तो इसमें इन्होंने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता से न्यायिक नियुक्तियां जुड़ी हुई नहीं है। न्यायिक नियुक्तियां इससे जुड़ी हुई नहीं है कि आप नियुक्त कैसे भी करो, नियुक्ति के बाद जो है आप उन पे दखल अंदाजी नहीं कर सकते, नियुक्ति के बाद आप उनके काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। नियुक्त करने का अधिकार तो यार सरकार का है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक यह भी था, जो कि एक बहुत फेयर लॉजिक है, जो जिस लॉजिक का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं। वो लॉजिक क्या है
कि लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लोकतंत्र में जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो सरकार है अगर, तो सरकार की एक जवाबदेही है ना, सरकार जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह है कि नहीं है? सरकार जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह है। यह बात क्लियर है, यह बात स्पष्ट है। तो भाई सरकार अगर अब कोई काम करती है तो संसद उससे सवाल पूछ सकती है, सरकार को संसद में जवाब देना पड़ेगा, संसद में सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा बार बार। यह सरकार की जवाबदेही है। न्यायपालिका पर ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है, तो जिस पर जवाबदेही है उसका ही फाइनल से होना चाहिए कि भाई जिससे आप सवाल पूछे जा सकते हैं, आखिरी डिसीजन उसका होना चाहिए। तो एक तरह से फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार पूरी तरह से मजबूती के साथ सरकार को सौंप दिया कि भैया नियुक्ति करने का अधिकार आपके ही पास है, आपको जिसकी नियुक्ति है करनी है करिए, इसमें आपको रोका नहीं जा सकता। यह अधिकार उन्होंने सरकार को दे दिया। अब यार ये जब प्रक्रिया चलनी शुरू हुई तो यार धीरे धीरे क्या हुआ, नियुक्तियों का बहुत ज्यादा राजनीतिकरण होने लगा। ये बात एकदम क्लियर है। तो अब सरकार नियुक्तियां करेगी तो ये बात तय है कि सरकार की जो नियुक्तियां होंगी, सरकार जिस तरह के लोगों को जज बनाएगी, उनका राजनीतिकरण तो होगा ही होगा। देखिए इस बात को समझिए, ये एक तरह की मानविक प्रवृत्ति भी है ना? बात सही है कि नहीं है कि यार अगर मतलब मुझे नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी पसंद के लोगों को चुनूंगा, तो मैं ऐसे लोगों को चुनूंगा जो भाई मेरे को पसंद करते हो, मेरे साथ काम कर पाए ठीक से, मेरा समर्थन कर पाए जगह जगह पे, मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करूंगा। तो सरकारों ने जाने अनजाने में, इंदिरा गांधी तो ओपनली कहती थी कि हमको भाई कमिटेड जुडिशरी चाहिए। इस समय सरकारें ओपनली ये बात भले ही ना कहती हो, लेकिन आप सरकारों को अगर शक्ति दे दोगे नियुक्त करने की, तो सरकार तो कमिटेड जुडिशरी चाहेगी ही चाहेगी। तो ऐसे में कुछ एक मामले जो हैं बेटा वो बड़े चर्चा में आ गए। उनमें से एक ऐसा मामला मैं लिख के आया हूं जो गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक नियुक्ति का है। तो बेटा राज्यों के हाईकोर्ट में नियुक्तियों के लिए राज्यपाल से सलाह मांगी जाती थी कि आप भी नाम सजेस्ट कीजिए। तो मिजोरम के राज्यपाल ने, एक व्यक्ति थे KN श्रीवास्तव, यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा मामला है, बताता हूं आपको। KN श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को गुवाहाटी हाईकोर्ट में जज बनाने का आदेश दिया गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है उसमें इस आदमी को जज बनाने का आदेश दिया गया। लेकिन KN श्रीवास्तव की प्रोफाइल की जब जांच की गई, जब KN श्रीवास्तव की प्रोफाइल की जांच की गई तो यह पाया गया कि यार ये आदमी में तो भाई हाईकोर्ट का जज तो बहुत बड़ा पद होता है यार। मतलब आप समझ रहे हो, हाईकोर्ट का जज, आप जब कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी हाईकोर्ट का जज आपको बुलाएगा तो बेटा बैठ नहीं सकते उसके सामने आप। हाईकोर्ट का जज बहुत बड़ा आदमी होता है यार। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए एक कैरेक्टर चाहिए, एक सीनियरिटी चाहिए, एक प्रभाव चाहिए, है ना, एक ज्ञान चाहिए, एक लीगल नॉलेज चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ये जो आदमी था KN श्रीवास्तव, इसके बारे में पता चला कि यार ये तो बहुत ही सामान्य आदमी है, इसके पास लीगल नॉलेज भी, इसने केवल एक LLB कर रखी है, केवल LLB किया है, कोई बहुत ज्यादा कानूनी तजुर्बा इसके पास नहीं है। और जो भी लोग इससे मिलने गए, जहां पर भी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में बहुत छापा और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि यार अगर आप इस आदमी से मिल लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट किस्म का इंसान है। और ये आदमी खुद अपना प्रचार प्रसार कर रहा है कि मेरे को जज बनना चाहिए, जाके नेताओं से बात कर रहा है, राजनेताओं से लॉबिंग कर रहा है। तो ये आदमी जो है ये हाईकोर्ट का जज बनाया गया है केवल लॉबिंग के जरिए, केवल जुगाड़ के जरिए। इसके खिलाफ एक कुमार पद्म प्रसाद नाम के लॉयर थे, उन्होंने मुकदमा किया। उस मुकदमे के बाद जो है इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी बहुत कवरेज की। बेटा ये वो समय था जब मीडिया एक स्वतंत्रता पूर्वक जांच करता था और उसकी रिपोर्ट पर एक्चुअली चीजें बदल सकती थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर भाई बहुत सारा काम किया। तो आखिरकार इसकी नियुक्ति पर, इस व्यक्ति की नियुक्ति पर जो है क्या किया गया, इस व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक लगाई गई। इसकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और यह एक पहला ऐसा मामला माना गया जहां पर किसी की नियुक्ति का आदेश हो चुका था और नियुक्ति के आदेश के बाद रोक लगाने का यह भारत का पहला मामला है KN श्रीवास्तव का। तो एक यह बात सामने आई कि यार सरकार को पूरा अधिकार देना ठीक नहीं है, कि सरकार को इस तरह के मामलों में अगर हमको जो है पूरा अधिकार दिया जाए, तो इस तरह के मामलों में पूरा अधिकार दिया जाए तो यह उचित नहीं है। सरकारें तो ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्ति करना शुरू कर देंगी। उसके बाद भारत का पहला किसी जज पर महाभियोग का मामला हुआ, वो थे जस्टिस वी रामास्वामी।
तो जस्टिस वी रामास्वामी जो थे भाई, इन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोपों की जो है जांच की गई, यह बात एकदम क्लियर है। अब जांच में इन पर लगे आरोप सत्य भी पाए गए। ठीक है, सत्य मतलब इस हद तक सत्य पाए गए कि संसद में इनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया और महाभियोग का सामना करने वाले ये भारत के पहले जज बने। हालांकि कांग्रेस पार्टी उस समय तक विपक्ष में आ गई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं दिया और चूंकि उपस्थित बहुमत का भी एक स्पष्ट बहुमत चाहिए होता है, इस कारण से इनको पद से हटाया नहीं गया। तो वी रामास्वामी पर भ्रष्टाचार के आरोप तभी लगने शुरू हो गए थे जब ये हाईकोर्ट के जज थे। उसके बाद भी इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और यह कहा जाता है कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा था तो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जानकारी सीजेआई को थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को थी। तो सीजेआई की इच्छा नहीं थी कि ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए जिसके चरित्र पर दाग है, मतलब जो व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा हुआ है, ऐसे आदमी को अगर हम सुप्रीम कोर्ट लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा कम होगी। चीफ जस्टिस ने यह कहा। लेकिन फर्स्ट जजेस केस के बाद क्या था कि चीफ जस्टिस की राय की, चीफ जस्टिस के ओपिनियन की कोई खास कीमत थी नहीं। तो चीफ जस्टिस के ओपिनियन को नकार के सरकार ने इस आदमी को, वी रामास्वामी को, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया और यह आदमी अपने रिटायरमेंट तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, जबकि जांच कमेटी ने इस पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो सही माने गए। यह बात क्लियर है कि नहीं है? तो अब इसके अलावा और क्या होना शुरू हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कई बार बहुत सारे नामों की अनुशंसा किया करते थे, क्योंकि कंसल्टेशन की प्रक्रिया तो अब भी है, लेकिन सरकार को वो नाम पसंद नहीं आते थे, तो सरकार उन नामों की नियुक्ति करती ही नहीं थी। भाई चीफ जस्टिस जो है वो बहुत बार नाम भेजते थे कि भाई हमारे हाई कोर्ट में ये पद खाली पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पद खाली पड़े हैं, आप एक काम कर दीजिए कि आप ऐसा कर दीजिए भाई कि आप जो है इन पर नियुक्तियां कर दीजिए। लेकिन सरकार इसको सुनती ही नहीं थी। सरकार जो है इन सब चीजों को टाल दिया करती थी। इसको लेकर सरकार जो है ये चीज जो है ये वो करती ही नहीं थी। ठीक है, तो ये अब इससे क्या हो गया? तो इससे क्या होना शुरू हो गया कि भाई इसके कारण क्या हो गया, भारत में न्यायिक रिक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब आपके यहां जजेस बहुत कम हो गए। अब जजेस अगर कम होंगे तो मुकदमे पेंडिंग रहेंगे, मुकदमे पेंडिंग रहेंगे तो लंबे लंबे समय तक उन पर निर्णय होगा ही नहीं। जैसा हम हमेशा भारत की न्यायपालिका के बारे में कहते हैं ना कि यार कितने कितने सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं, फैसला हो ही नहीं पाता। यह बात हमको पता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कई सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में कई पीआईएल डाली गई और वो पीआईएल जो थी वो वास्तव में न्यायिक रिक्तियों के बारे में थी कि यार इतने जो पद खाली पड़े हैं, इन खाली पदों को भरने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है पीआईएल डाली गई। यह बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी पीआईएल्स को सुनने के लिए एक बेंच बना दी और जो है उस बेंच को यह आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पीआईएल की सुनवाई के लिए एक बेंच बना दी, इन सारी बेंच को कंबाइंड किया, एक बेंच बनाई और उसको यह कहा गया कि भाई एक तरह से आप इन न्यायिक रिक्तियों की शुरुआत की सुनवाई करोगे और आप जो सुप्रीम कोर्ट का इरादा यहां पे क्लियर था। देखो ये है ना ऐसा मामला है जहां पर पहले ही समझ में आ रहा था कि कोर्ट क्या करना चाहती है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि आप ये भी देखोगे कि जो फर्स्ट जजेस केस है उसका भी आप एक बार परीक्षण करो कि कहीं उसके कारण तो रिक्तियां नहीं होती जा रही हैं। यानी कि बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट का इरादा वास्तविकता में यह था कि आप क्या करो कि फर्स्ट जजेस केस जो है उसको भी आप एक बार रिव्यू करो और उसके बारे में आप जो है एक बार चर्चा करनी शुरू करो। ये वाली चीज जो है ये करनी शुरू की गई। तो इसके लिए क्या किया गया भाई, इसमें पिटिशनर कौन था? बहुत सारी पीआईएल्स थी, उनको इकट्ठा करके एक पिटिशनर बनाया गया जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट, ये नाम कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड मामला इसको जाना जाता है। इसका नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बनाम भारत सरकार। तो यह मामला जो है ये भारत में जाना जाता है सेकंड जजेस केस के नाम से। 3 जजेस केस हुए हैं भारत में इंपॉर्टेंट, ये दूसरा जजेस केस है जो 1993 में हुआ।
1993 में थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति को भी ध्यान रखिए। एक एंगल आपको यह भी बताऊंगा। देखिए, अभी पहले आपको इस केस के बारे में बताता हूं, फिर थोड़ा सा इसके पीछे की राजनीतिक परिदृश्य भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सेकंड जजेस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के हाथ लगा मौका और उन्होंने उठाया मौके का फायदा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे सीधे फर्स्ट जजेस केस के निर्णय को रद्द कर दिया। तो इस मामले में क्या किया, जो फर्स्ट जजेस केस वाला निर्णय था, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह जो है वो सरकार पर बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह जो है वो बाध्यकारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही कि जैसे भाई संविधान में चिंता, आपको याद है, आपको पहले एपिसोड में बताया था कि संविधान में अंबेडकर साहब की चिंता यह थी कि यार कहीं इससे मुख्य न्यायाधीश कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं बन जाएगा, तानाशाह टाइप का तो नहीं बन जाएगा मुख्य न्यायाधीश। उस चिंता से निपटने के लिए यहां पर क्या किया गया, यह कहा गया कि यह जो सलाह होगी यह चीफ जस्टिस अकेले नहीं बनाएगा। यह कहा गया कि सलाह के लिए मुख्य न्यायाधीश जो है वो किससे मशवरा करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जजों से मशवरा करेगा। तो सलाह जो होगी वो देगा चीफ जस्टिस, लेकिन वो चीफ जस्टिस की होगी नहीं, वो इस बॉडी की होगी जिसमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज होंगे। यानी कि चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जज मिलकर तय करेंगे कि कौन लोग जज बनेंगे और उसके बाद यह अनुशंसा वो सरकार को भेजेंगे। सरकार जो है उस अनुशंसा को एक बार वापस भेज सकती है। सरकार जो है, सरकार के पास यह अधिकार होगा, अगर सरकार इस अनुशंसा से सहमत नहीं है तो सरकार एक बार वापस भेज सकती है। सरकार के पास शक्ति क्या होगी कि एक बार पुनर्विचार की अपील कर सकती है। सरकार यह कह सकती है कि भाई एक बार आप पुनर्विचार कर लीजिए, लेकिन अगर इस बॉडी ने दोबारा अपनी अनुशंसा को वापस भेजा तो सरकार को नियुक्तियां करनी ही पड़ेंगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो बेटा ये जो बॉडी है इसे क्या कहते हैं, इसको हमने किस नाम से जाना, इसको हमने कॉलेजियम के नाम से जाना। तो अगर आपसे यूपीएससी में पूछा जाता है कि कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म किस केस के आधार पर हुआ, तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले से, या फिर जिसको हम सेकंड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। तो सेकंड जजेस केस में क्या किया गया, यहां पर एक बार एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि भाई वही हम जो पहले जजेस केस का लॉजिक था वही कि भाई न्यायिक स्वतंत्रता आपका जो है मूल संरचना का हिस्सा है और जजेस कैसे चुने जा रहे हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, यह न्यायिक स्वतंत्रता का एक हिस्सा माना जाएगा। इसके बिना न्यायिक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती, यह बात यहां पर स्थापित की गई। यह बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब थोड़ा सा इस बात की राजनीति को भी समझते हैं। देखिए 1981 में इंदिरा गांधी वापस आई थी। अगर हम देखें पहले जजेस केस से दूसरे जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट का विचार पूरी तरह से कैसे बदल गया, तो यार सरकार बदल गई। बड़ी चीज यह है, पहले जजेस केस में एक बहुत ही शक्तिशाली इंदिरा गांधी सरकार थी जो कि इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार थी कि हम न्यायपालिका से भिड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के पास बड़ा बहुमत था, सरकार कानून बदल सकती थी, संविधान संशोधन कर सकती थी। 1993 आते आते भारत में गठबंधन सरकारों का युग आ चुका था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था नहीं। नरसिम्हा राव भारत के इकलौते और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक अल्पमत की सरकार को 5 साल चलाया। उनके पास 5 साल में कभी बहुमत नहीं था। अगर विपक्ष पूरा सहयोग ना करता तो फिर वो जो है वो कभी सरकार नहीं चला पाते। तो एक ऐसी सरकार थी जो कि कमजोर थी, जो कि संसद में किसी कानून को आसानी से पास नहीं करा सकती थी। संविधान संशोधन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी यह लगा कि नरसिम्हा राव की सरकार के समय इस तरह का जजमेंट किया जा सकता है और यह सरकार जो है ये इस पूरी प्रक्रिया से लड़ने में सक्षम नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव लाने में यह सरकार सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से इसका फायदा उठाया और सीधे सीधे कोलिजियम सिस्टम लाकर देश पर लाद दिया गया कि भाई ये कोलिजियम सिस्टम जो है ये आया। अब यार कोलिजियम सिस्टम में देखो कुछ एक समस्याएं तो पहले दिन से सबको पता थी।
कोलिजियम सिस्टम आया, ठीक है, उसका समर्थन कर सकते हैं लोग, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक समस्याएं तो पहले ही दिन से सबको पता थी। वो समस्याएं क्या थी? अगर मैं कोलिजियम सिस्टम की बात करूं तो उसकी कुछ प्रमुख समस्याएं क्या थी? अगर आप कोलिजियम की बात करें तो यार ये कोलिजियम काम कैसे करेगा? भाई ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दो प्रमुख जज हैं, ये लोग आपस में बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और ये मतलब ये डिसीजन लेंगे। लेकिन यार ये डिसीजन लेने की प्रक्रिया क्या होगी, ये बात तो क्लियर है नहीं यार। मतलब तो इसमें क्या है, इनके काम करने का तरीका जो है वो अनौपचारिक होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है अपारदर्शी होगा कि भाई ये क्या सोचकर भाई सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने एक जज को रेकमेंड किया, दूसरे को नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसको क्यों किया, उसको क्यों नहीं किया? इसका कारण भी तो दिया जाना चाहिए, इसका कोई कारण नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से अपारदर्शिता है। यह चयन कैसे कर रहे हैं, तरीका स्पष्ट नहीं है कि भाई आप जैसे यूपीएससी आईएएस अधिकारी चुनती है तो तरीका स्पष्ट है ना यार। वो कहती है कि भैया हमें नहीं पता, हमने तो यूपीएससी एग्जाम कराया, जिसने टॉप किया उसको हमने चुन लिया, बात खत्म हो गई। अब जब आपको तरीका ही स्पष्ट नहीं है, इसके अलावा भाई भतीजावाद और भेदभाव, भाई भतीजावाद, मतलब इतने सारे ऐसे मामले हैं। मतलब मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप अगर देखें भारत की न्यायपालिका में तो आपको ज्यादातर बड़े जजेस जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, बेटा मैं एक बार स्टडी पढ़ रहा था कि देश में ऐसे 200 परिवार हैं, ज्यादातर जजेस उन्हीं 200 परिवारों से आते रहते हैं कि भाई ये आ गया, अब उसका बेटा आ गया, उसका भतीजा आ गया, उसका भांजा आ गया, उसकी पुत्री आ गई, यही चलता रहता है। जस्टिस चंद्रचूड़ जो हमारे पिछले मुख्य न्यायाधीश थे, उनके पिता भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, उनका पुत्र जो है अभिनव चंद्रचूड़, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। मैं ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा आगे जाके वो भी जज बन जाए अगर तो। आपके जो गवई साहब अभी हमारे चीफ जस्टिस बने हैं, इनके पिता भी एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, कानूनविद थे, राजनेता रहे थे, राज्यपाल रहे थे, मेरे ख्याल से राज्यपाल तो नहीं रहे थे, बड़े पदों पर रहे थे। तो एक आम व्यक्ति का जज, संजीव खन्ना साहब जो अभी रिटायर हुए, हंसराज खन्ना जो महान जज के, मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहानी सुनाई थी, उनके भतीजे हैं। तो आप देखेंगे कि सभी न सभी लगभग किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये आरोप निश्चित तौर पर लगते चले गए। और इन आरोपों में भी सबसे बड़ा आरोप जो मुझे लगता है, इन आरोपों का जो एक पिता है, वो आरोप क्या है कि यार आपकी जवाबदेही किसकी तरफ है। भाई कोई भी व्यक्ति अगर कोई पावर लेता है तो वो किसी को तो जवाब देगा कि उस पावर के दुरुपयोग का मान लो आरोप लगे तो कोई तो होगा जो जांच कर पाएगा, कोई तो होगा। अगर किसी पर कोई जांच ही नहीं कर सकता, मान लो आप आईएएस बन गए, आपको कहा जाए कि आपकी जांच कोई नहीं कर सकता, यार मतलब स्वाभाविक है कि नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करोगे, स्वाभाविक है कि नहीं है कि आप तानाशाही बन जाओगे। यह बात जायज, बिल्कुल स्वाभाविक है कि नहीं है। यही बात यहां पर है कि जजेस जिसको चाहे जज बना दें, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई जांच नहीं कर सकता, कोई निर्णय को बदल नहीं सकता, कोई पूछ भी नहीं सकता। तो उत्तरदायित्व की कमी जो है वो एक बहुत बड़ी चर्चा के तौर पर निकल कर आई। 1998 आते आते कोलिजियम के कामों से जो है लोग फिर से नाराज होने लगे, कोलिजियम के कामों को लेकर लोगों में फिर से नाराजगी आने लगी। और 98 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो थी, वाजपेयी सरकार ने क्या किया, भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 143 है, एक आर्टिकल 143 है, उसके तहत सरकार क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है किसी कानूनी मुद्दे पर। तो वाजपेयी सरकार ने क्या किया कि अनुच्छेद 143 के तहत इस कोलिजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि आप बताइए, आप कानूनी राय दीजिए कि भाई ये सही है या नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह वाला मुद्दा है, ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह वाला मुद्दा है, इसी को भारत में थर्ड जजेस केस भी बुलाया जाता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत जो है ये क्या है, पार्लियामेंट्री रेफरेंस है कि संसद जो है
सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी मुद्दे पर सलाह मांग सकती है। तो भाई यहां पर क्या किया, राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, तो राष्ट्रपति तो बेसिकली सरकार के कहने पर करता है। राष्ट्रपति जी ने क्या किया, ये चीज जो है ये एक सरकार से जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, और उन्होंने फिर वही सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा। कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल यह पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि सलाह शब्द का अर्थ क्या है। जो कंसल्टेशन का मतलब है, संविधान में जो कंसल्टेशन शब्द लिखा है उसका अर्थ क्या है, एक तो आप ये स्पष्ट करें, जो कि हमेशा से चला आ रहा है। और इसके अलावा जो है चीफ जस्टिस जो है, भारत के चीफ जस्टिस का नियुक्ति में क्या रोल होना चाहिए, कितने लोगों से सलाह करेंगे वो, चीफ जस्टिस की नियुक्ति में किन किन से वो सलाह करेंगे, ये आप स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और तीसरी चीज कि कितने जज होंगे, बेसिकली पूरा का पूरा कोलिजियम जो है कितने जजों से सलाह होगी, इसको लेकर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने एक सुप्रीम कोर्ट में ही एक जो है एक पिटीशन डाला, मतलब सरकार की तरफ से सवाल पूछा गया। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो यहां पर क्या किया गया, ये वाली एक प्रक्रिया जो है उन्होंने यहां पर डाल दी गई। तो भाई अब जो है इसमें सिंपल सी बात है, तो उस समय एसपी भरूचा साहब की अध्यक्षता में, एसपी भरूचा जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में एक बेंच बनाई गई और उस बेंच ने इस मामले को सुना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए भी 5 जजों की बेंच बना दी ताकि यह भी एक प्रॉपर डिसीजन ही माना जाए। और उस डिसीजन ने क्या कर दिया, कोलिजियम सिस्टम का समर्थन कर दिया। तो थर्ड जजेस केस में भी कोलिजियम का समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि भाई कोलिजियम सिस्टम जो है ये एकदम सत्य है, ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोलिजियम का विस्तार कर दिया गया। कोलिजियम में यह कहा गया कि चीफ जस्टिस प्लस 4 वरिष्ठतम जज होंगे। यह कहा गया कि कोलिजियम की जो व्यवस्था है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 जो हैं आपके सबसे सीनियर जज जो हैं वो शामिल होंगे। और अगर आप हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति कर रहे हैं, हाईकोर्ट के जज के लिए, हाईकोर्ट जज के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल और हाईकोर्ट, जो जिस हाईकोर्ट के जज हैं उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह जो है ये ली जाएगी। तो एक तरह से कोलिजियम सिस्टम को थोड़ा सा परिवर्तित किया थर्ड जजेस केस ने, लेकिन कोलिजियम सिस्टम को एक बार यह बात एकदम स्पष्ट है कि कोलिजियम सिस्टम चलते रहना चाहिए। यह बात इन्होंने स्पष्ट कर दी। इस बात पर इन्होंने भी अपनी मोहर लगा दी। लेकिन यह बात सही है कि कोलिजियम सिस्टम की जो कमियां थी, कोलिजियम सिस्टम में जो आरोप लगते थे वो अब भी लगते रहे, वो आरोप खत्म नहीं हुए थे। तो सन 2000 आते आते जब हमारे संविधान के 50 वर्ष पूरे हुए तो वाजपेयी सरकार ने क्या किया, संविधान के रिव्यू के लिए, कि संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया। जस्टिस वेंकट चलैया एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक वेंकट चलैया कमीशन बनाया गया, जिसको यह काम दिया गया कि भाई पिछले 50 सालों में संविधान कैसा काम किया है, संविधान ने कैसा काम किया है, क्या इसमें कुछ बदलाव हमें करने चाहिए। इसके लिए जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। बड़ी 2 साल लगाए उन्होंने, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी और यहां पर पहली बार जस्टिस वेंकट चलैया ने जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाने की सिफारिश की। तो ये जो हम कहते हैं ना कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक आयोग बनना चाहिए, इसका ओरिजिन जो है, जो वास्तविकता में जस्टिस वेंकट चलैया की रिपोर्ट में है। तो जस्टिस वेंकट चलैया ने क्या कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग होना चाहिए। उस आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अध्यक्ष हों, ठीक है, सीजेआई उसके अध्यक्ष हों, 2 वरिष्ठ जज उसमें शामिल हों, ठीक है, भारत के कानून मंत्री शामिल हों और कोई एक कानूनी जानकार। यह व्यक्ति कौन होगा इसको स्पष्ट नहीं किया गया। तो यह कितना, 1 2 3 4 5 सदस्यीय एक आयोग बनाने की सिफारिश की कि भाई ये जो है ये आयोग बनेगा और इस आयोग को जजों की नियुक्ति करने देना चाहिए। यह बात वेंकट चलैया कमीशन ने कही। देखिए इस समय वैसे भी इस तरह की चीजें हो रही थी कि कई सारे जजेस जो हैं उन पर आरोप लग रहे थे।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चर्चा बहुत आम था। इस तरह की बातें बहुत स्पष्ट होने लगी थी कि कई सारे जजेस, यहां तक कि कई सारे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। ऐसे में एक मद्रास हाईकोर्ट के जज थे जस्टिस अशोक कुमार, जिनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो भाई जस्टिस अशोक कुमार जो हैं, ये पहले मद्रास हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनाए गए। तो होता है ना, कई बार जज कम पड़ जाते हैं तो आप एडिशनल जज बना देते हो। इनको पहले एडिशनल जज बनाया गया, अतिरिक्त जज। और अतिरिक्त जज के तौर पे इनके कार्यकाल को बार बार एक एक साल करके बढ़ाया जाता रहा, जबकि यह कहा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं या कोलिजियम जो है वो इसके पक्ष में नहीं था, तब भी इनका एक एक साल करके कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। और ऐसे में यह माना गया कि भाई उस समय क्या था, जो डीएमके थी, डीएमके पार्टी भाई सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी और बहुत शक्तिशाली थी डीएमके पार्टी। तो डीएमके के जो दो बड़े नेता थे, करुणानिधि साहब उस समय जीवित थे, और उनके पुत्र एमके स्टालिन जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनको अशोक कुमार साहब ने जमानत दी थी। तो एक तरह से उसके रिवॉर्ड के तौर पर अशोक कुमार को पद दिया जाता रहा, और इसके बाद जो है उनको मद्रास हाईकोर्ट का स्थायी जज भी बनाया गया। यह बात एकदम क्लियर है। तो आगे जाकर जब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को रद्द तो नहीं किया, क्योंकि कुछ ही महीने बाकी थे इनकी सेवानिवृत्ति में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इनको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे आरसी लाहौटी साहब, उनको काफी जो है काफी उनकी आलोचना की, और यह कहा कि यह बात एकदम स्पष्ट है कि सरकार के दबाव में आकर ये नियुक्तियां की जा रही हैं। तो कोलिजियम जो है वो स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर रहा है, कोलिजियम जो है वो राजनीतिक हिसाब से भेदभाव करने की कोशिश कर रहा है। यह बात एकदम स्पष्ट यहां पर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आप देखेंगे कि मार्कंडेय काटजू जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, 2014 आते आते मार्कंडेय काटजू ने एक बार फिर जस्टिस अशोक कुमार पे आरोप लगाए सन 2014 में, और एक बार फिर से न्यायपालिका जो है वो सवालों के घेरे में आ गई। मार्कंडेय काटजू ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार जो थी मनमोहन सिंह की, उनके दबाव में जो है अशोक कुमार को बार बार जज बनाया जाता रहा, जबकि कोलिजियम के में इनके पक्ष में मत नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में मतलब कुल मिलाकर आप देखोगे कि न्यायपालिका के खिलाफ आलोचनाओं के प्रस्ताव आते रहे, चलते रहे। न्यायपालिका की छवि जो है वो नीचे गिरती रही, और जैसा कि भाई कई लोग कहते हैं कि अगर आपकी छवि नीचे गिर रही है तो सामने वाला उसका कोई ना कोई फायदा तो जरूर उठाएगा। तो 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2013 में जब भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उनकी सरकार में जो आपके कानून मंत्री थे वो कपिल सिब्बल थे। मनमोहन सिंह की सरकार में कानून मंत्री कौन थे? कपिल सिब्बल थे। तो कपिल सिब्बल ने सबसे पहले एक न्यायिक सुधार की प्रक्रिया के लिए कानून लाया। कपिल सिब्बल ने सबसे पहले न्यायिक सुधार के लिए उन्होंने कानून लाने की घोषणा करी, और उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, एक 6 सदस्यीय आयोग बनाएंगे। उन्होंने कहा जी हम 6 सदस्यों का आयोग बनाएंगे, और यह आयोग जो होगा, यह आयोग जो है जजों की नियुक्ति करेगा। तो इस आयोग में भाई आपके कौन कौन शामिल होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, 2 जजेस शामिल होंगे, ठीक है, यानी कि 3 लोग न्यायपालिका के हो गए, भारत के कानून मंत्री शामिल होंगे, और 2 विशेषज्ञ शामिल होंगे। 3 लोग न्यायपालिका के बाहर के शामिल हो गए, तो 6 लोगों की एक समिति बनेगी, और ये 6 लोगों की समिति जो है ये किसी न किसी तरह से ये जजों की नियुक्ति कर पाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, और बीजेपी भी इसके पूरी तरह से समर्थन में थी। तो भाई आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में प्रस्ताव आया, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी इसके समर्थन में थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाई कई सारे वकील जो थे न्यायिक हलकों में इसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ माना गया, और यह पास नहीं हो पाया। और उसके बाद कुछ समय बाद लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, लोकसभा भंग हो गई, और लोकसभा में अभी यह बिल पास नहीं हुआ था, तो यह लैप्स हो गया, यह बिल समाप्त माना गया। 2014 में भारत में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। गठबंधन की सरकार का इरा जो था, उनका जो काम था, वो समय था, वो खत्म हुआ, और भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।
नरेंद्र मोदी सरकार भी यह वादा करके आई थी कि हम न्यायिक सुधार लाएंगे और न्यायपालिका में जो गड़बड़ियां हैं उनको सुधारेंगे। तो अब सवाल यह आता है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार यूपीए सरकार द्वारा लाए गए इन न्यायिक सुधारों को आगे लेकर जाएगी? क्या नरेंद्र मोदी सरकार न्यायपालिका के साथ अच्छे संबंध बनाएगी या फिर उनके संबंध जो हैं वो और खराब होंगे? ये सारी बातें आज नहीं बताएंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा हमारे तीसरे और आखिरी एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको 1977 से 2014 तक लेकर आया हूं। तो मैं आशा करता हूं कि यह पूरी प्रक्रिया जो है, यह पूरी कहानी जो है आपको समझ में आ रही होगी और आप इससे जुड़े रहेंगे और तीसरा और आखिरी एपिसोड भी जरूर देखेंगे। इस कहानी से, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।